आप सभी दर्शकों का व्यूअर्स का मैं इस लाइव पे स्वागत करता हूं। आपको मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं झकास भारत न्यूज़ चैनल का इस पेज का एडमिन पैनल का सदस्य हूं और रिपोर्टर हूं। आज हम लोग बात शिक्षा की एपिसोड के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्र नेता आकाश कश्यप जी जुड़ रहे हैं। हम आपका आकाश कश्यप जी का मैं झकास भारत इस पेज पे स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल ये छात्रों का एक महत्वपूर्ण आज के परिदृश्य में ये चैनल है, इसके लिए मैं आप तमाम एडमिन को छात्र संगठन आयशा बिहार और राष्ट्रीय कमेटी की ओर से धन्यवाद पेश करता हूं। हम चाहेंगे आप अपने बारे में कुछ बताएं। अभी तक के आंदोलन जो आपने किया है, अभी तक की उपलब्धि आपने बताएं कि आपने बिहार की छात्र राजनीति में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। देखिए, छात्र राजनीति जो होता है वो राजनीति छात्रों के अहम मुद्दे के साथ होता है। इस लाइव वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि देश के अंदर छात्रों के सवाल पे हमले होते हैं, तो उस हमले के खिलाफ अगर पूरे देश भर में बिहार स्तर पे अगर कोई बेबाक और बेजोड़ तरीके से अगर सवाल को सड़क के माध्यम से उठाने का प्रयास करते हैं तो वो ऐसा है। हम लगभग 2013 से छात्र राजनीति में सक्रिय हैं और हमारे ऐतिहासिक आंदोलन को आप जब उठाइएगा तो आपको याद होगा 2017 का जो आंदोलन था बिहार एसएससी घोटाला, जिसमें इस घोटाला में यह है कि आज तक कई आईपीएस कई आईएएस आज तक बेऊर जेल में बंद हैं। ये घोटाला 40,000 पन्नों का ये चार्जशीट बना हुआ है, पेज है, ये बिहार के इतिहास का है कि कह सकते कि व्यापक घोटाला से भी बड़ा घोटाला था। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन के बाद हमने इस आंदोलन को एक ऐसा रूप दिया कि घोटाला पर्दाफाश हुआ है और आंदोलन के दबाव में एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी का गठन होने के बाद जो छात्रों का डिमांड रहता है कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए, तो तमाम जो परीक्षा था उसको कैंसिल कर दिया गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारा ये सब डायनेमिक। दूसरा याद होगा नीट आंदोलन में आप देखे थे कि प्रदेश भर के छात्र सड़क पे थे। उस आंदोलन को आयशा ने पटना में कन्वर्ट किया और राष्ट्रीय आंदोलन बना था। राष्ट्रीय आंदोलन बनने के बाद इस आंदोलन में नीट से जो सीबीएसई से हमारा डिमांड था उस मांग को पूरा किया गया। तीसरा आप देखिए कि रेलवे, मोदी सरकार के आने के बाद रेलवे की बहाली लगभग खत्म हो गई, अब तो निजीकरण हुआ। लेकिन मोदी सरकार के फर्स्ट जब बने थे उसके 3 साल तक रेलवे में कोई बहाली नहीं आई थी। तो हमने सेव रेलवे जॉब मूवमेंट चलाया था। पूरे बिहार भर में ये रेलवे के जगह जगह लोग छात्र सड़क पे रेल पे उतर कर रेल के चक्का को जाम किए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि भागलपुर में आयशा के नेता परवीन कुशवाहा ने 11 घंटे तक सेव रेलवे जॉब मुहिम के तहत मतलब जाम कर दिया था रेल को। पीयूष गोयल ने उनसे फोन पर वार्ता कर सदाम दिया था। वो जेल भी गए, 3 महीना जेल में भी रहे। लेकिन सरकार के खिलाफ जब हम लड़े तो बहाली आई और कुछ बहाली अभी भी अधर में है, लेकिन 1 लाख लगभग बहाली रेलवे डी और एनटीपीसी में आया। उसके बाद जब हम पूरे इस चीज को अध्ययन करते हैं तो हम यही देखते हैं कि अब तो लगातार हो रहा है। तो रोजगार के अहम सवाल, बिहार के अहम सवाल, बिहार में हम जब बाढ़ में आप देखे होंगे, जब बिहार पटना जो बाढ़ की जलजला में उतरा हुआ था, तब भी हम लोग एक मुख्य रूप से मुस्तैदी रूप से लोगों काम किए। और अभी जो वर्तमान है, तो आज वर्तमान परिदृश्य में हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में पटना में अगर देखिएगा छात्र नेताओं को उठाइएगा तो सबसे पहले हमने संज्ञान लिया और गरीब मजदूर छात्रों के लिए आवाज बना, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाया, कुछ कच्चे अनाज पहुंचाया। दूसरी तरफ हम विश्वविद्यालय के छात्रों के रूम रेंट का मामला हो, दूसरा आप कह सकते जो लोग फंसे हुए थे उनसे सरकार से अपील करके उनके जाने का व्यवस्था किया, ये आप लोग ऐसा जान रहे हैं। तो कुल मिला के हमने विश्वविद्यालय के अंदर भी एक राजनीति को उस रूप में किया होना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उस पर हम काम किया। दूसरा और हम देख सकते हैं कि कैंपस के बाहर जो सड़क पे रोजगार होना चाहिए, तो मेरा यही है डायनेमिक कि हम शिक्षा और रोजगार को दोनों को एक साथ लेते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जी, आप सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं, आकाश कश्यप जी
ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं और वर्तमान के राज्य के सह सचिव भी हैं। आज इन्होंने दफ्तर में इन्होंने आज आंदोलन किया है। हम जानना चाहेंगे स्टेट आंदोलन की जो लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन के बाद फिर से आंदोलन बरकरार हो चुका है। इस आंदोलन पे आपका क्या राय है? और आपने आज आंदोलन किया भी है, तो आपने आज क्या देखा और देखिए, क्यों आपने सड़क पे उतरने का काम किया कोविड-19 के? सवाल देखिए, कोविड के आड़ में छात्रों का सवाल कहीं पीछे न रह जाए। एक तो कोविड की मार से छात्र पहले ही 5 साल पीछे जा चुके हैं। स्टेट की बहाली निकली थी, आपको पता होना चाहिए। स्टेट की बहाली 8 सालों के बाद निकली थी बिहार में। 8 साल, समझिए 8 सालों के बाद। सरकार 5 साल में बदल जाता है, लेकिन बहाली 8 साल में आती है। 8 सालों के बाद स्टेट की बहाली निकली थी। जनवरी में परीक्षा होता है। परीक्षा के समय छात्र सवाल किए थे बिहार विद्यालय समिति से कि इसमें घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, आप लोग निश्चिंत रहिए। हम पर अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उस गड़बड़ी को हम क्या दोबारा एग्जाम लेंगे। जो हुआ भी, दोबारा एग्जाम भी लिया गया। फिर जब 4 महीने के बाद एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, उसके 2 दिन पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट को कैंसिल कर देता है। रिजल्ट नहीं देता और परीक्षा को कैंसिल कर देता है। ये हास्यास्पद बात है। पहली बार बिहार के इतिहास में और देश के इतिहास में यह हुआ होगा कि रिजल्ट से 2 दिन पहले परीक्षा को कैंसिल किया गया। लॉकडाउन था, कोरोना का महाकाल था, लेकिन आयशा ने वहां पे स्टेप भी लिया। आयशा ने उस समय भी जहां जिस रूप में थे लोग, उस रूप से हर जिले में लोग प्रदर्शन किए कि स्टेट परीक्षा में अगर गड़बड़ी हुई है तो लोग कहाँ है। एक भी आप बता दीजिए कि गड़बड़ी करने वाले लोग का नाम उजागर हुआ? नहीं हुआ। आखिर वो लोग कहाँ गए? ये पूछने वाला तो कौन था? घोटाला हुआ होगा तो भाई हम घोटाला किए होंगे, चाहे आप घोटाला किए होंगे, उसका नाम तो उजागर होना चाहिए। स्टेट के आनंद अध्यक्ष जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, स्टेट उनसे जब हम लोग सवाल करते हैं कि घोटाला हुआ, तो घोटाला आखिर कैसे हुआ, कौन किए, इसका तो नाम पता है, लेकिन वो किसी का प्रमाण दिए हुए परीक्षा के पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इससे हमको लगता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूर्ण रूप से सरकार के दबाव में है। शिक्षा माफिया जो बिहार के अंदर शिक्षा का भर्ती करते हैं, बनाकर इस परीक्षा को कैंसिल कराए हैं। आप लगातार देखे होंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पे लगातार आंदोलन चल रहा है। छात्र पूरे जिले से आके लगातार आयशा लगातार उनके साथ है और इनका जायज मांग है। ये जायज मांग है, उनका इसलिए जायज मांग है कि आप समझिए, एक तो एग्जाम आप कैंसिल कराते हो, दूसरी ओर अब आप कह रहे हैं इस कोरोना काल में कि एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि 9 सितंबर से 21 सितंबर तक फिर से स्टेट एग्जाम होगा। जो परीक्षा कैंसिल हुआ था, इस कोरोना काल में बिहार जितना प्रभावित है, दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ है, आखिर छात्र कैसे एग्जाम देने पाएंगे? और दूसरा हास्यास्पद बात इसमें यह है कि ये जो कोरोना काल के दौरान आप देखिएगा कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से गाइडलाइन आया है कि एग्जाम होगा। बेल्ट्रॉन निजी संस्था है, ये आपको भी पता है। ये निजी संस्था टीचरों को किस तरह से नियोजन करेगा, ये आप समझ सकते हैं। बेल्ट्रॉन पे छात्रों को भरोसा नहीं है, उस पर हमेशा वो फिर हेरा फेरी का दाग उस पर लगा हुआ है। कभी फिर हेरा फेरी, कभी हेरा फेरी। तो छात्रों का दम बाइकाट है कि स्टेट पुनः परीक्षा जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी करो। और अभी जो तत्काल में जो स्थिति बनी हुई कि एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड होने वाला था, लेकिन आंदोलन के दबाव में आज से एडमिट कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डाउनलोड नहीं किया। अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एडमिट कार्ड तो छात्रों ने चेतावनी में कह दिया कि हम परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। इस आंदोलन, इस दौर में भी इस सवाल पे लेकर विधानसभा के अंदर जो 1 दिन का कार्यकाल कुछ घंटों का चला था अभी इस हाल फिलहाल में कोरोना काल में, जो ज्ञान भवन में, उसमें माननीय विधायक महबूब भाकपा माले के जो माननीय विधायक है महबूब आलम, वो इस चीज को लेकर उठाने की स्टेट में अगर गड़बड़ी हुई तो उनका नाम है विधान परीक्षा समिति। क्योंकि अनंत किशोर ने पहले ही कहा था कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात कही थी कि इस परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं। जब परीक्षा में गड़बड़ी तो एग्जाम किस आधार पर कैंसिल किया गया, किस आधार को भी नहीं बताया गया। सिर्फ कहा गया कि इसमें धांधली हुई, तो धांधली करने वाले लोगों का नाम आना चाहिए। अगर बेल्ट्रॉन से एग्जाम होगा तो ये हेरा फेरी नहीं होगा, फिर हेरा फेरी होगा। और फिर हेरा फेरी में बिहार के अंदर रोजगार का सवाल, जो शिक्षकों की भर्ती है, आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में 4 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती जो है वो पोस्ट खाली है, लेकिन सरकार इसको भर नहीं रही है।
इसलिए स्टेट आंदोलन चल रहा है। स्टेट आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इन छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। हम इसके आंदोलन के साथ हैं क्योंकि हम बिहार को बढ़ाना चाहते हैं। हम छात्र हैं, हम भविष्य हैं और बिहार को हम एकल रूप से समाज के साथ विकसित करना चाहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि समाज का पहला जो विकास का पात्र होता है वो शिक्षक होता है। शिक्षक ही इस समाज को अगुवा होता है। अगर शिक्षक के परीक्षा में धांधली होगी, शिक्षक का जो क्राइटेरिया है, पैमाना है, जो रिश्ता है वो नहीं पूरा होगा तो बिहार कहाँ पहुंचेगा। तो स्टेट आंदोलन में हम लोग बेल्ट्रॉन से स्टेट आंदोलन की मांग नहीं करते हैं। हमारा मांग है अगर धांधली नहीं हुआ है, अगर धांधली हुआ तो धांधली करने का उजागर नाम करे, नहीं तो पूरा जो परीक्षा लिया गया उस परीक्षा से ही रिजल्ट जारी किया जाए। तो आप लोग किससे मांग करते हैं, मतलब कौन सा कंपनी इसका काम करे, कौन एग्जाम लेने का काम करे? कोई कंपनी हम का जो होगा ना, बिहार आपको सरकार लगता जैसे है? लेती थी, नहीं भाई कंपनी क्यों लेगा। निजी देश आपका कंपनी राज थोड़ी है। आप भाई का जो जॉब होता है सरकारी जॉब होता है। तो सरकारी जी जो शिक्षकों का जो सरकारी जॉब है, तो सरकार जिस तरह से पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेती थी, आपको पता है। अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस जी परीक्षा को कैंसिल किया है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही ने इसका एग्जाम लिया होगा, ये तो कन्फर्म है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ले, नहीं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो लोग हैं, जैसे कि बहुत सा भी एक सरकारी बोर्ड बना है, जैसे बिहार शिक्षकों के लिए सरकारी संस्था जी के जी रूप में जी। एक बोर्ड बने, स्टेट का एग्जाम लिया जाए। नहीं तो बेल्ट्रॉन से बहुत ही धांधली होगा, सामने दम सामने जो लोग के पास पैसा रहेगा उनको नौकरी मिलेगा। तो बेल्ट्रॉन का हम लोग कंडेम ऐसा भी करता है, बहुत लोग कंडेम करते हैं, बड़ा तबका कंडेम करता है। तो हम चाहते हैं कि इसे कि बेल्ट्रॉन से एग्जाम ना होकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही एग्जाम ले। लेकिन अभी वो दूसरा बार एग्जाम इस शर्त पे लेके पहले जो घोटाला किए हैं, अगर घोटाला हुआ है तो उसके नाम हो, उन पे जांच हो, उनको जेल के पीछे भेजा जाए। जब बेल्ट्रॉन पे सवाल खड़ा होता है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भी सवाल खड़ा होता है, उसमें भी धांधली बेल्ट्रॉन हो पे सकती सवाल है। इसलिए खड़ा, जी हम तो कह रहे हैं भाई, हम तो आपके बात से एकदम बिल्कुल सहमत है ना। बिहार जी विद्यालय परीक्षा समिति में धांधली होता क्या है भाई, इतिहास गवाह है, टॉपर घोटाला, मेधा घोटाला। लेकिन उस घोटाला के पीछे लालकेश्वर जेल गए कि नहीं गए, रूबी राय जेल गई कि नहीं, बच्चा राय जेल गए कि नहीं गए। अगर जी। इसमें घोटाला हुआ है, एग्जाम कैंसिल किया गया, तो इसके घोटालेबाज कहाँ है? क्या नीतीश जी के घर में है कि शिक्षा मंत्री जी के घर में है, थोड़ा बता दीजिए। लेकिन घोटालेबाज का नाम आप बताइएगा, नहीं आएगा, एक भी नाम नहीं आया है। तो सवाल तो बनता है ना कि तो आखिर क्या किस लगता है कि आधार तो बताइए। क्या लगता है कि बिहार बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि छात्र क्या चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या वो लोग इसका बैकआउट करेंगे? क्योंकि जब हम लोग फील्ड पे गए हैं, तो फील्ड में हम लोग गए तो वो लोग छात्र ये खासकर ये बात बोल रहे थे कि हम लोग इस बार वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। तो आपको क्या राय है? देखिए हमारी, देखिए हम जो मेरी राय है, हम लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं। हालात जब चुनाव की है तो भाई जब आप रोजगार नहीं दे रहे हैं तो हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का जवाब आप नहीं दे रहे हैं तो हम तो वोट से तो जवाब दे सकते हैं ना आपको। वोट तो मेरा हमारी ताकत है भाई। हम वोट से आपको जवाब दे सकते हैं कि आपने मेरी बात को नहीं सुना तो मैं भी आपको नहीं पसंद करूंगा। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और छात्र जो कह रहे हैं, आज नारा लग रहा था, रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं। जब रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं, तो इसे छात्रों ने मन बना लिया है कि हम वोट जरूर करेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ करेंगे, क्योंकि सरकार 3.5 लाख 2.5 लाख छात्रों का भविष्य खेलने का प्रयास कर रहा है। उनके साथ मतलब कह सकते हैं उनको गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। झंडा उठाने के लिए सिर्फ छात्र नहीं है भाई, छात्र बिहार का अगुआ बनते हैं। विश्व आपके नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो भी छात्र के ही उपज है। रामविलास पासवान, लालू यादव, सुशील कुमार मोदी, तमाम जो है छात्रों के सवाल को उठाते हुए छात्र आज बिहार की सत्ता में है, लेकिन उनको छात्रों के सवाल पर कुछ दिख नहीं रहा है। तमाम जगह आप देखने के लिए, एक तो आप भी देखिए कि जब उठाते हैं बिहार को, बिहार गंदगी के नाम पे टॉपर पे है, रोजगार के नाम पे आप क्या है जानिए दीजिए कि बिहार एसएससी का फॉर्म 2014 में भराया और 2020 के अंत में हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं। 5 साल का नीतीश का कार्यकाल भी 6 साल में इस बहाली का एकमात्र खाली सिर्फ पीटी का एग्जाम हुआ, अभी मेंस बाकी है। क्या हमको तो लगता है कि मनरेगा के तहत या नरेगा के तहत भी कार्य खेल कहीं भी कुछ नहीं किए हैं। एकदम रोजगार के नाम पर तो वोट तो होगा, लोकतंत्र पे हम विश्वास रखते हैं और वोट पे ही जवाब दिया जाएगा। नीट नीट और जेई का भी एग्जाम लेने की बात की जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? क्या ये कोविड-19 के समय आपके इतने भीषण छात्रों को, जो इतने छात्र आएंगे, क्या उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है क्या? इस पे आपका क्या कहना है?
नीट एग्जाम को देखिए, लेकर? नीट जी के सवाल पे अगर आप देख रहे होंगे तो आइसा का स्टैंड क्लियर है कि एग्जाम को अभी पोस्टपोन किया जाए। अभी अभी देख रहे होंगे कि ट्विटर पे लगातार आइसा का आंदोलन जारी है। आज के न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर पे आप देखिएगा, आज तक से लेकर तमाम जगह पे आप देखिएगा, जहां हम लोग देख रहे थे कि नीट जेईई पे आइसा लगातार आंदोलन कर रहा है। पेपर के माध्यम से आइसा ने कल, आप कल का दिन, एक दिन पहले जाइए, अगर आप नेशनल मीडिया को हैंडसम करेंगे, बिहार मीडिया को आप देख रहे होंगे, तो आइसा ने एक सत्याग्रह चलाया था। 2 मिलियन ट्वीट हुए थे ट्विटर पे, आइसा के ट्विटर के जवाब पे। तमाम लोग पोस्टपोन की बात कर रहे हैं। आप समझिए कि हम पटना में रहते थे, मान लिया जाए कि हम पटना में रहते थे, फॉर्म भरे और सेंटर दे दिए पटना में, लेकिन कोरोना इसी बीच में आ गया और हम चले गए अपने गांव सुपौल। सुपौल बाढ़ में डूबा हुआ है, कोरोना की मार में झेल रहा है, बस नहीं चल रहा है दूसरे जिला से, ट्रेन नहीं चल रहा है। आखिर हम फिर पटना से एग्जाम किस आधार पे देने आएंगे? जब एग्जाम देने आएंगे तो हमको अपना निजी सवारी से आना होगा। एक तो जान का जोखिम, आर्थिक जो मेरे पिताजी का है, घर का जो आर्थिक है, उस पर हमला होगा। तो अभी के जो दौर में आप देखिए कि दिल्ली में रह के लोग नीट जेईई की तैयारी करते थे, दिल्ली में जी जी। सेंटर था, दे दिए, बिहार लौट आए, राजस्थान चले गए, चेन्नई चल गए, तेलंगाना चले गए। आखिर वो किस आधार, किस तरह से जाएंगे? सबके पास सुविधा तो नहीं है, फ्लाइट की सुविधा, सबके पास पैसे तो नहीं है, जाएंगे। इस बीच जान का भी खतरा। कोरोना अगर आप कहते, सरकार कहती ना भाई लॉकडाउन बिहार में है, आप भी मानते हैं लॉकडाउन जी में जी। है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जब जब हो रहा है तो छात्र की सवाल को भी तो सुनना चाहिए ना कि पोस्टपोन। आप एक दिन का ट्रेंड नहीं है ट्विटर पे, लगातार ट्रेंड हो रहा है पोस्टपोन जेईई नीट, कभी सत्याग्रह के तहत। कल समझिए कि 2 मिलियन ट्वीट हुए भाई, और नेशनल रिप्रेजेंट किया। उसके बाद सरकार नहीं चेत रही है, सरकार अपने मुग्ध मुंह में है, लग रहा है तानाशाह हो गया है। कोर्ट भी बयान दिया कि अब एग्जाम ले आना चाहिए, लेकिन छात्रों का भी तो दर्द सुनने वाला कोई होना चाहिए ना। लेकिन हमारा आइसा का दौर में एग्जाम को, अभी के दौर में एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, और जैसे ही कुछ हालात सुधरे, छात्र यह नहीं कह रहे कि हम एग्जाम नहीं देंगे, छात्र कह रहे हैं कि अभी इस हालात में एग्जाम लेना हमारे साथ बेईमानी है, जान पर जोखिम है, क्योंकि वो भी भारत के ही छात्र हैं, वो भी देशभक्त छात्र हैं, वो देश की भलाई चाहते हैं। लॉकडाउन के समय जब तमाम छात्र अपने घरों में कैद हैं और ट्विटर और फेसबुक को यूज कर रहे हैं और देश को अच्छा और खराब बोल, उस बीच आप सड़कों पर इस कोविड-19 के वैश्विक महामारी के दौरान आप सड़क पे हैं, इस पे आपका क्या करना है? आप ही क्यों, और देखिए नेताओं और नेता क्यों नहीं सड़क पे आ रहे हैं? देखिए ये सवाल यह है, आप भी मानते हैं कि छात्र नेता का काम होता है, पहला काम होता है पढ़ाई करना, दूसरा होता है कि शौक नहीं था, स्टेट होता है, लगातार बीएसपी का घराव हो रहा है, हम सड़क पे हैं। आज आप जो देख रहे हैं, एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि आपका नज़र पटना और बिहार के छात्रों पे है, ये आप मानते हैं और हम भी मानते हैं कि आपकी पैनी नज़र। आप हम जब कोरोना शुरू हुआ उसी समय में जब लोग घरों में कहते हैं, हम उन घरों में खाना पहुंचाने के लिए, कच्चे राशन पहुंचाने के लिए जी जान लगा के उतरे हुए थे, क्योंकि हमें भी डर था। लेकिन हम अपने जान के साथ दूसरे को भूख से तो मरने नहीं दे। उस दिन से अगर आज तक देखिएगा तो हम लगातार छात्रों के हित के लिए काम कर रहे हैं। आज लगातार हम 4 दिन से लगातार नई शिक्षा नीति के खिलाफ आइसा सड़क पे हैं, हम उसपे भी आंदोलन कर रहे हैं थे। पिछले दिनों छात्रों के रूम रेंट के सवाल पे भी हम आंदोलन कर रहे थे। अभी तो हम जिस रूप से आंदोलन पे उतरे हुए हैं, भले ही तमाम छात्र नेता अपने घरों में हैं, लेकिन हालात यह है, अभी आज का ही आप देखे होंगे कि आरकेडी कॉलेज में 173 छात्र 2019-21 के इंटर छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अब समझिए कौन से छात्र हैं, ओएफ, अब तो जानते हैं कि इंटर में ओएफ सिस्टम से एडमिशन होता है, वैसे छात्र हैं ओएफ सिस्टम से कि जिनका पहले 2019-21 के लिए फॉर्म भर दिए, उनको अलाउड हुआ आरकेडी कॉलेज, मतलब द्वारका कॉलेज कंकड़बाग। जी जी जी। उसके बाद एडमिशन लेते हैं, उनके पास फी, मतलब एडमिशन का एती है, क्लास भी करते हैं 1 साल। उसके बाद परीक्षा फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की जरूरत होती है, जी जी रजिस्ट्रेशन जी फॉर्म भरा था। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए नया नियम आया है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। जी। लेकिन इस छात्र लोगों के पास डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं पहुंचा, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब समझिए कि जिन बच्चों का 173 बच्चे हैं सिर्फ एक कॉलेज के, बहुत सारे कॉलेज में, तो ये जब रहे हैं कि वो 173 छात्र जो
अपने शुल्क भी दिए हैं, क्लास भी किए हैं, अटेंडेंस भी है, उसके बाद कॉलेज कहता है कि आपका डमी कार्ड नहीं आ रहा है, इंटर काउंसिल की लापरवाही है। मतलब कुल मिला के कॉलेज में भ्रष्टाचार क्या हुआ है। छात्रों का कहना है कि अभी के हालात में आरकेडी कॉलेज में सीट से ज्यादा एडमिशन ले लिया है ज्यादा, उसके बाद सीट से ज्यादा एडमिशन जब ले लिया डमी गया। कार्ड नहीं आया, हाँ सीट से ज्यादा एडमिशन ले लिया गया। आप हम्म, समझिए कि जिनका पहला अलाउटेड है उनका भी कार्ड नहीं आया, जो पहले जैसे होता है ना कि 5 वो कॉलेज में से पहला आप जो चुनेगा तो उनका अलाउड होकर एडमिशन ले लिए, तो कहीं ना कहीं समझिए कि जो पहले एडमिशन लिए उनका भी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया है। अब एग्जाम होने वाला है फरवरी में, परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो 2 साल बर्बाद ही होगा उनके लिए। तब जी इसके लिए जी। अगर हम सड़क पे उतर के उनका आवाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, हमको नहीं लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आंदोलन करते हैं, मास्क लगा के आंदोलन करते हैं। उनके सवालों को बिहार विद्यालय परिषद से हमारे आनंद की सोच ये इतने हो गए कि छात्रों की बात सुन नहीं रहे हैं, तब हम छात्र नेताओं को आगे आना चाहिए। हम लोग कल फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का बड़े तमाम पे घेराव करने जा रहे हैं इन्हीं मुद्दे के साथ, क्योंकि कल उनका आखिरी दिन है। अगर कल नहीं होता है रजिस्ट्रेशन तो उनका 2 साल बाद आ जाएगा। कल हमारे साथ माननीय विधायक बाबू आलम जो बिहार आज शाम में 5 बजे पहुंचे, वो भी इस आंदोलन में शरीक होंगे छात्रों के लिए। तो हम क्यों नहीं उतरेंगे? क्योंकि हम छात्र के प्रतिनिधि हैं, छात्र नेता कहलाते हैं, तो हम छात्र के प्रतिनिधि हैं। अगर उनके भविष्य पे खतरा है, उनके भविष्य के साथ मजाक बन रहा है, तो हमको लगता है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, लॉकडाउन के नियमों के तहत पालन करते हुए हम इसे काम कर रहे हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और इंटर काउंसिल से हम अपील करते हैं कि इंटर के छात्रों जो 173 छात्र हैं और उन छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो और उन्हें परीक्षा में बैठने का इजाजत दिया जाए। इसलिए कह रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति के लिए भी सड़क पर उतरे हुए हैं, रोजगार के सवाल पे भी शिक्षा नीति के में हैं, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अगर छात्रों पे हमला होगा उसके लिए भी हम सड़क पे उतरे हुए हैं। और हम गर्व से कहते हैं कि हम सड़क पे उतर के आंदोलन को करेंगे, क्योंकि छात्रों के सवाल और छात्रों के भविष्य पे जब जब हमला होगा हम सड़क से ही आवाज बुलंद कर सकते हैं। एक संतोष जी हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री से क्यों नहीं बात। हेलो हाँ हाँ, बोला जाए कुछ। संतोष जी हमारे व्यूवर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि ट्विटर पे तो कुछ भी ट्रेंड हो सकता है, आप लोग शिक्षा मंत्री से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। नीट और जेईई के बारे में ये बोल रहे हैं। रमेश पोखरियाल जी से लगातार लेटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय महासचिव संदीप सौरभ, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष एन साई बालाजी जो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, वो लगातार बातचीत की है। रमेश पोखरियाल जी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि अब एग्जाम ले लेना चाहिए, इसका वो नियम दे रहे हैं, ये समझिए। और आपको पता होना चाहिए कि भाजपा के बड़े नेता सांसद सुब्रमण्यम स्वामी वो भी कहे कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। दूसरी के साथ सांसद हैं उनके साथ उठाए, तो कहाँ से आपको पता चलेगा कि हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कहते हैं कि रमेश पोखरियाल जवाब दो। हम लोग बार बार कह रहे हैं, तो ये ट्रेंड कराना आम बात नहीं है। आज के नौजवानों को ट्रेंड कराना आम बात नहीं है, ये गलत बात है भाई। बहुत लोग ट्रेंड कराना चाहते हैं, हम लोग के पास IT सेल नहीं है कि हम ट्रेंड तुरंत ही करा देंगे किसी को पैसा देके। छात्र मूल सवालों पे अपना ट्रेंड हुए हैं, और रमेश पोखरियाल, मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट सबसे भीख मांग रहे हैं कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। छात्रों के साथ है, छात्रों के सवाल के साथ है, चाहे ट्वीट हो, चाहे शिक्षा मंत्री से हो, तमाम जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उनका एक और सवाल है, सरकार अब ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा देने की बात करती है और ऑफलाइन कुछ ठीक पढ़ाई नहीं हो पा रहा है और सरकार एक तरफ आपकी ऑनलाइन आवाज पढ़ाई करवा रही है, इसके पे क्या करना है। हेलो देखिए, एक तो आज के दौर में ऑनलाइन है, भारत में अगर एक आप देखिएगा तो मात्र 53% लोग डिजिटल रूप से मजबूत हैं। ये आप भी मानते होंगे, अगर आप भी एक छात्र हैं इसको देखे होंगे, मात्र 53% भारत के लोग के पास जो बाढ़ की विवक्षा भी झेल रहे हैं, कोरोना की तान जो बहुत सारा सुदूर इलाका से आके पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे, उनके पास आज भी नेटवर्क की प्रॉब्लम क्रिएट है। अभी अगर हम दोनों बात भी कर रहे हैं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इस माध्यम से, आप समझिए। तो ऑनलाइन क्लास सिर्फ आमझाम है, नाम है, इससे कोई फायदा उदा होने वाला नहीं है।
जब कहा जाता है ना कि ऑफलाइन में आप कुछ कर नहीं रहे तो ऑनलाइन में क्या कीजिएगा, तो ऑनलाइन का मतलब कह सकते हैं हम लोग अपने बिहारी भाषा में कि पिकनिक है, आमने सामने शक्ल देख के बातचीत कर लिया जाएगा। कोई ज्ञान का क्या मतलब है, भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा भाई, विश्व गुरु कैसे बनेगा जब छात्रों के सवाल को आप सुन नहीं रहे हैं। तो ऑनलाइन बिहार के लिए और देश भर में कोई खास बात नहीं है, इससे कोई फायदा उदा होने वाला नहीं है। जब 100 में 53 ही लड़के लोग के पास ये ऑनलाइन की सुविधा है तो कहाँ से वो कर पाएंगा। ऊपर से नेटवर्क आप जान ही रहे हैं भारत का क्या स्थिति है, जब हम ही लोग बात कर रहे हैं तो डाइवर्सन है, तो जब क्लास चलेगा तो क्या होगा। जी जी, काफी छात्रों को इससे दिक्कत भी हो रहा है, काफी छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत लोग को इससे आंख खराब हो जा रहा है, कान में दर्द है, लेकिन क्या कीजिएगा, हम्म। वक्त है, बदलना पड़ता है। हमको और लड़ना है भाई, वक्त से लड़ना है। देश हमारा पीछे जा चुका है, इसमें कुछ संदेह नहीं है, हम भी मानते हैं, लेकिन इस देश को आगे करने की जिम्मेदारी हर नागरिक को है। हम छात्रों की भी पहल बनती है कि इस दौर में हम सरकार पे निर्भर सिर्फ नहीं रहे, आत्मनिर्भर सरकार पे आत्मनिर्भर नहीं रहे, हमें भी आगे बढ़ाना है। और हम अपनी जो हमारे हम पीछे अगर जा रहे हैं तो हम हर नीति के साथ आवाज को बुलंद कीजिए। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हम पहले की तरह ही हमारे दिन आएंगे। और सरकार से आप जो मांग आज कर रहे हैं, मांग को आप ऑफलाइन होकर भी मांग कीजिए कि हमारी ऑफलाइन पढ़ाई को भी मजबूत किया जाए। जी जी, पटना विश्वविद्यालय देश का 7 सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय से लगातार काफी नेता निकल के उभर के निकले हैं, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर जैसे बन चुके हैं। पटना कॉलेज जो इम्पोर्टेंट कॉलेज है, उसको सी ग्रेड मिलता है, उस पर आयशा क्या कर रही है? आयशा छात्र संघ की भी हिस्सा रह चुकी है, वर्तमान में है अभी, जब तक देखिए चुनाव न हो तब तक। जी देखिए सवाल आयशा का जो है, आपको याद होगा मोदी जी आए थे पटना, पटना साइंस कॉलेज 100वां सालगिरह पे जी किन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, किन छात्रों को जेल भेजा गया था। आयशा के 8 छात्रों को उस दिन बर्बर रूप से लाठीचार्ज कर मतलब जेल भेजा गया था। आखिर क्यों? हम लोगों ने कहा था कि हमारा जो पटना विश्वविद्यालय है नॉर्थ ईस्ट का सातवां ऑक्सफोर्ड, नॉर्थ ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, भारत का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो इसको सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। भाई आप समझिए कि किसी को हमको अच्छा बनाना है तो एक घर रहेगा, उस घर के अंदर हमको जी टाइल्स, उस घर को तो चमकाना होगा ना। घर का बुनियादी सरकार को बुनियादी सरकार के बुनियादी ढांचा को तो पहले मजबूत करना का, आप उसको तमगा ही नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अब उसको थी। तो ये पटना कॉलेज जो सी आया है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण है कि पटना विश्वविद्यालय को अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप भी एक छात्र हैं, आपके विश्वविद्यालय में जितने शिक्षक होने चाहिए, शिक्षक का 70% पद खाली है। ये आप समझिए, ये जवाबदेही किसी छात्र संघ का नहीं है, छात्र चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे आयशा हो, एबीवीपी हो, जाप हो, राजद हो, कोई ये सब सवाल कर सकता है कि क्या है। लेकिन असली काम तो सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन सरकार असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली नहीं कर रही है, कहाँ कर रही है। आप देखिएगा जो नीति है पटना विश्वविद्यालय में, जो कहा जाता है कि बीपीएससी से लेकर तमाम बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले हैं, लेकिन यहाँ शिक्षकों की भारी बिहार के कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्तमान बड़ी डीजीपी कमी। पटना कॉलेज के हैं। पटना कॉलेज के हैं, ये समझिए। जी लेकिन सवाल यह नहीं है ना कौन है क्या है, नियति पे सवाल है। सवाल राजनीतिक हो चुका है पटना विश्वविद्यालय का। लोग अगर पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाता तो आपको याद होना चाहिए कि मिल जाता था, इसमें ऑटोमेटिक उस रूल्स के अनुसार शिक्षकों की भर्ती आराम से हो जाती। जो हमारा विश्वविद्यालय डर रहा है, रो रहा है, वो रोता नहीं, वो अपने आप में जगमगाता है। गंगा किनारे बसा एक विश्वविद्यालय, ऐसा बीएचयू का भी सीन नहीं है जो पटना विश्वविद्यालय का, आप समझिए। जेएनयू का भी सीन नहीं है जो गंगा किनारे बसा हुआ। इसको बनाने के लिए दिल में जज्बा चाहिए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो 15 साल से हैं, ये और दिन प्रतिदिन घटाए हुए हैं जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय को चरवाहा विश्वविद्यालय बनाने की नौबत आ गई है। आप समझिए जिसके पास पैसे रहेंगे, जिनके बेटे, नेताजी का तो बेटा चला जाएगा देहरादून में पढ़ने, नैनीताल चला जाएगा। हम जैसे छात्र पटना विश्वविद्यालय में सोचते हैं कि गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतिहास के पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लेकिन हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी भारी कमी लगती है। तो छात्र संघ का काम है सवालों को उठाना, सवालों को हल करने का काम प्रशासन का होता है, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो या सरकारी प्रशासन हो। लेकिन जब यहाँ देखिएगा तो ये जो स्थिति था, आप देख ही रही है कि जब पटना विश्वविद्यालय का छात्र सवाल कर रहा है तो 3 महीने से जेल में है, उसको बेल नहीं मिल रहा है। कि पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र संघ का अध्यक्ष जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो जेल में है, तो सवाल कहाँ
डेट का मामला नहीं है। पटना विश्वविद्यालय के तमाम मामलों को रह के लेक्चर की बातें होनी चाहिए, लाइब्रेरी बात अभी पटना विश्वविद्यालय स्वर्ण जिसका ऑक्सफोर्ड नहीं भारत का ऑक्सफोर्ड में गिना जाएगा। इसके लिए हम तमाम छात्र संगठनों से भी अपील करते हैं कि इस पे सवाल जवाब करने का है। सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन के न रह जाए पटना विश्वविद्यालय, थोड़ा पटना विश्वविद्यालय का गौरवमयी इतिहास भी सरकार से जवाब। आपकी आयशा की छात्र नेता और छात्र संघ की कोषाध्यक्ष, वो ये 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसे ये कामकाज आयशा ने पहली बार इतिहास के अंदर कोषाध्यक्ष पद जीता था। कोषाध्यक्ष पद आयशा यह नहीं बोलकर जीतता है कभी। आयशा राजनीतिक कहता है, खुलकर कहता है कि हम राजनीति करते हैं, छात्रों की राजनीति करते हैं और समाज की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति करते हैं। हम उस समय देश के अंदर फी हाइक के सवाल पे, नई शिक्षा नीति का विरोध में हम उस समय से ही, मेरा पर्चा आप देखिएगा, सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा सबको काम और जो सस्ती शिक्षा सबका अधिकार, इस नारे के साथ हम चुनाव में आए थे। हम विश्वविद्यालय के मूल सवालों के साथ जेंडर सेल का गठन, लेकिन इसी बीच में जब देखिएगा जब छात्र संघ होता है, छात्र संघ रिप्रेजेंट करता है, छात्र संघ को मौका 2 महीना मिला। मूल रूप से आप मानिए कि 30 से 60 दिन का कामकाज करने का मौका मिला। फिर तो क्योंकि आप भी एक छात्र हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं कॉलेज में जाके, तो देख रहे होंगे कोरोना के कारण पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो गया, तो काम कहाँ से विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा। तो इन्होंने इस काल में भी लोगों को, छात्रों के लिए मदद। आपको तो गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप उस छात्र संघ का हिस्सा थे जो विश्वविद्यालय को सवाल को तो उठाते उठाते दूसरे राज्यों के सवालों को उठाया। कोटा के सवाल पे विश्वविद्यालय उठाया। विश्वविद्यालय का अध्यक्ष जेल में है, तो इस कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय ने कोई काम नहीं किया। विश्वविद्यालय ने बहुत काम किया, आखिर काम नहीं करता तो जेल में कैसे जाता। विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र फंसे उसके सवालों के लिए लगातार उन्होंने कोशिश किया है। और छात्र संगठन का देखिए इसमें क्या है, छात्र संगठन का कोई है नहीं। छात्र संघ एक स्वतंत्र बॉडी होता है, उनको अपने कार्य का अधिकार। अभी के दौर में इसमें एबीवीपी, आयशा, राजद, चापी, सुनहरा समझिए कि मिक्सचर था, बेहतरीन छात्र संघ था। लेकिन इस कोरोना आपदा में काम करने छात्रों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया इस साल में, नहीं मिल पाया। इस समय कोरोना काल में जिस तरह से छात्र संघ ने काम उठाया, जब लोग उतर नहीं रहते तो उठते हैं। हमारा अध्यक्ष जेल में, तो छात्र इन्हीं सवालों के साथ जाएंगे कि हमने कोरोना के समय उठाया, हमने मुद्दा उठाया, भले वो मुद्दा पूरा नहीं हुआ ये मान लीजिए, लेकिन हमारा काम तो भाई मुद्दा उठाना था ना। सवाल प्रशासन करे, सरकार करे, लेकिन सरकार ने ऐसा काम कुछ नहीं किया। तो आने वाले दिन छात्र संघ चुनाव में हम बेहतर रूप से इस बार लड़ेंगे और बेहतर सवालों के साथ, क्योंकि हमारे पास बहुत ही पाए हुए हैं। कोरोना के समय हमने छात्रों के लिए बहुत कुछ किया, हमारे पास एक रिजर्वेशन है कि हम क्या कर रहे किए हैं। उन तमाम चीजों को हम कह सकते हैं कि गवाह के तरीके सबूत के साथ हम छात्रों के बीच में जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक सीट जो लाए थे इस पर हम अपने पैदल में मजबूत और होंगे। ये हम आपको वादा आहिस्ता बिहार राज्य कमेटी की ओर से देते हैं। तो क्या लगता है कि अगली बार जो पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव होगा, इसमें अध्यक्ष पद क्या आयशा के झोली में जाएगा या इस बार आप लोग इंडिपेंडेंट उतरेंगे या आयशा इस बार अकेले उतरा था? आप लोग जाइएगा? नहीं, आयशा गठबंधन उसी तमाम सवालों के साथ करता है जब हमारा राजनीतिक कल्चर एक हो। ये आपको मालूम होना चाहिए। हम राजनीतिक कल्चर वाले के साथ काम करते हैं, जो मेरे लाइन के साथ काम करते हैं। हम हवाई राजनीति करने वाले को नहीं, लफबाजी करने वाले के साथ नहीं लाइन काम करते हैं। भले हम जीते यार हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम सवालों के साथ, हम सवालों पे बातचीत करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए, अगर विश्वविद्यालय का, पटना विश्वविद्यालय का इतिहास हाल के दिनों में वर्तमान में 10 सालों का उठाइएगा 12 के बाद 12 से, तो आप देखिएगा कि 2012 में आयशा की अध्यक्ष पद पर दिव्या गौतम, एक नामी दमदार कैंडिडेट, कुछ वोट से एबीवीपी से हार गए, लेकिन कहा गया था कि दिव्या गौतम हारकर भी जीत गई, यह समझिए। फिर आइए आप दूसरे चुनाव में, आयशा हमेशा दमखम के साथ मनी मसल्स के खिलाफ, मतलब मनी मसल के धन बल के सामने अपने राजनीतिक शिक्षा रोजगार के एजेंडे के साथ चुनाव में उतरती है। और उसके बाद
आपको भी पता है कि आयशा एक लाइनअप में रहता है, एबीवीपी वर्सेस आयशा, ये तमाम मीडिया विश्वविद्यालय के अंदर चलते रहता है। अभी हाल के दिनों में जाप आया है, लेकिन जाप सिर्फ बिहार की राजनीति को ही हस्तक्षेप करता है, और एबीवीपी और आयशा राष्ट्रीय राजनीति का हस्तक्षेप संगठन है। अगर आप देखिएगा जेएनयू से, डीयू से लेकर हैदराबाद से, पीयू से, तमाम जगह अगर आमने सामने कौन संगठन है तो एबीवीपी वर्सेस आयशा है। इसका आपका गवाह इसका गवाह पटना विश्वविद्यालय भी है। यहाँ जो टक्कर होता है एबीवीपी और राजनीतिक टक्कर भी होता है और वोट का भी टक्कर होता है। तो हम आपको ही पता है कि आयशा लगातार मजबूती से चुनाव में दावेदारी रखता है, हर साल रखता है, और इस बार अहम मजबूती से हम दावेदारी रखेंगे। अगर हमारा राजनीतिक सिस्टम एक रहेगा तो महागठबंधन की तरफ जाएंगे, नहीं तो आयशा इस बार अकेले चुनाव लड़ता, आने वाले चुनाव में भी अकेले चुनाव अच्छी तरीके से लड़ेगा। अगली बार छात्र संघ चुनाव में आयशा का क्या मेन मोटो होगा और क्या क्या मुद्दों के साथ वो उतरेंगे विश्वविद्यालय चुनाव? देखिए, मोटो हमारा छात्र संघ चुनाव हालाते वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। हम नई शिक्षा नीति के विरोध इससे पहले भी चुनाव में थे। इसका फायदा आप देखें कि चुनाव में हमको पटना वुमेन्स कॉलेज, भगत महिला कॉलेज से मिला, व्यापक समर्थन मिला। फी हाइक का मामला देश भर के अंदर है हुआ। इस बार हम देश के अंदर जो निजीकरण बढ़ रहा है, रेल बेचा जा रहा है, हवाई जहाज बेचा जा रहा है, जियो यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी खुल रहा है, मतलब गरीबों के बच्चे न पढ़े, इस टाइप के जो शिक्षा विरोधी, रोजगार विरोधी कार्यकाल चल रहा है, तो हम लगातार आने वाले चुनाव में शिक्षा विरोधी, रोजगार विरोधी जो सवाल रहेंगे, उन सवालों के साथ साथ विश्वविद्यालय के अहम सवाल और देश के जो वर्तमान प्रदेश है, जातिवाद, धर्मवाद और संप्रदायवाद, सामंतवाद, ये तमाम चीजें के खिलाफ हम लड़ते हैं और कहते हैं कि छात्र राजनीति का मतलब होता है छात्रों का एजेंडा। इसलिए हम लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को नारा के साथ हम चुनाव में जाते हैं, हर साल जाते हैं। तो आने वाले दिन में हम समाज के आगे बढ़ाने के लिए क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बोला जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी का फिर सवाल आया है, नई शिक्षा नीति क्या गलत है और क्या आपको इसके सच में लगता है मुद्दों पर सवाल उठाने में यह नहीं आएगा? क्या नई शिक्षा नीति पे आपको क्या लगता है, क्या गलत हो सकता है? भाई साहब, नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पहले 600 प्लस का था। आंदोलन के दबाव में देश भर के अंदर ये मात्र 66 पेज में रह गया है। इसकी समग्र जानकारी अब दी नहीं गई है, ये भी आप बात दीजिए। सबसे पहला इसका नई शिक्षा नीति का विरोध हम इसलिए करते हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति का डिबेट संसद के अंदर नहीं हुआ है। सारा डिबेट होता है 370 हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में बहस होता है, राम मंदिर के लिए लोकसभा में राम मंदिर होता है, लेकिन छात्रों के भविष्य के लिए संसद नहीं बना है क्या? ये सोचने की बात है। तो नई शिक्षा नीति का पहला विरोध हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका अभी बहस मतलब संसद में पारित नहीं हुआ। सरकार मजबूत है, लेकिन मोदी सरकार की सरकार तो सरकार है। लगातार बोल रही है कि हम लोग सुझाव लिए थे, काफी सुझाव लिए थे। सुझाव नहीं नहीं नहीं, मैं बात रख रहा हूँ हम कह रहे कि सुझाव कहाँ लिए थे? आप अपने ओपिनियन बॉडी से लिए थे ना। आप जो ओपिनियन बॉडी से लिए थे, तो आप बताइए कि राज्यसभा में कभी चर्चा हुआ? एक वीडियो हमको दिखा दीजिए, विषय लोकसभा में दिखे, दोनों तरफ से चर्चा होगा तभी ना अच्छा गलत होगा, ये पता चलेगा। लेकिन ये नहीं हुआ। सबसे बड़ा कंडेम हमारा नई शिक्षा नीति का विरोध है कि संसद में इसको पारित नहीं किया गया है, लुका छुपी अंधेरी की रात में लाया गया है। दूसरी ओर आप देखिएगा, नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट बनाने वाले लोग हैं वो आखिर कौन लोग हैं? आप ही बता दीजिए, कोई लोग होंगे संतोष जी। लेकिन इसमें नई शिक्षा नीति बनाने वाले लोग हैं, इसरो के प्रमुख हैं आपके के रंगराजन, वो कोई शिक्षाविद नहीं है। और भारत के अंदर इतिहास देखिएगा, कोठारी आयोग जो शिक्षा का नीति बना था, उसके कोठारी में जो बनाने वाले लोग थे सब बड़े बड़े शिक्षाविद थे। तो इस शिक्षा नीति में शिक्षाविदों की बहुत ही कमी है, बहुत ही लापरवाही बरती गई है। दूसरी ओर जब इस शिक्षा नीति का हम जब अध्ययन करते हैं, पूरा अध्ययन जब आप कीजिएगा, 66 पेज का नहीं, पूरा फुल फिलअप जो ड्राफ्ट है, क्योंकि 66 पेज में पूरी बात को क्लियर नहीं किया गया है। एक इसमें यह है कि हम जब भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो जब विश्व गुरु बनाने की हम बात करते हैं, तो आप देखिए कि
जो रिसर्च का होता है इसको एम फिल जैसे चीज को कमजोर किया जा रहा है। अगर देश में रिसर्च नहीं होगा तो नया नया रिसर्च ही नहीं विश्व गुरु बनेगा। दूसरी तरफ बिहार के संदर्भ में नई शिक्षा नीति को आप देखिएगा, 10th रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन जब जो मामला आता है कि कह सकते हैं कि जैसे 10th में मामला आता है, 10th में लोग जाते थे पढ़ के बोर्ड पास कर गया चल गए, लेकिन जब 10th की अहमियत कम जाएगी तो रेलवे की बहाली में लोग नहीं जा पाएंगे, आर्मी की बहाली में बिहार का मतलब मध्यम परिवार का लोग नहीं जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं रोजगार की बेदखली भी होगी। दूसरी तरफ निजीकरण, आप एक लाइन पढ़े होंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑटोनोमस, इसका मतलब समझ सकते हैं पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र होंगे वो समझ सकते हैं कि ऑटोनोमस का मतलब क्या होता होगा। मतलब सेल्फ फाइनेंस, मतलब अब सरकार आपको लोन नहीं देगी। आपको याद होगा कि पहले लोन देती थी विश्वविद्यालय, नहीं देगी आपको, कर्ज देगी। उस कर्ज देने के लिए पटना वोमेंस कॉलेज की तरफ ही हाइक होगा और पटना कॉलेज भी अब बन जाएगा ऑटोनोमस, मतलब सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। मतलब आपके पास पैसा रहेंगे तो आप पढ़ पाइएगा। दूसरी तरफ आप देखिएगा, मतलब इसका बात आप जब बात कीजिएगा तो कह सकते हैं कि हम अमेरिका को आप जानते होंगे, अमेरिका का लिटरेचर का कितना है, वहाँ के लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत कम लोग में पढ़ पाते हैं क्योंकि वहाँ के पढ़ाई में ग्रेजुएशन करने में 25-30 लाख रुपया लग जाते हैं। लेकिन विकसित है क्योंकि वहाँ काम लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो विकसित देश है। लेकिन हम है निम्न मध्यम विकसित देश, जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस नई शिक्षा नीति पर अगर डिबेट हो तो इसके लिए अलग समय सीमा हो। ये 2 घंटे का बहस ही एक छोटे से नहीं बात है। और ये राजनीतिक मुद्दा है, क्यों नहीं है? शिक्षा एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ये आपका जो बात है बेतुकी बात कर रहे हैं राजनीतिक मुद्दे को लेकर। भाई कैसे बात कर रहे हैं? शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है, आपको इसका मतलब शिक्षा का आपको पता नहीं है कि शिक्षा क्या है। आपको शिक्षा मौलिक अधिकार है कि मौलिक कर्तव्य, ये आपको पता नहीं है। अगर राजनीति शिक्षा में नहीं होता तो नई शिक्षा नीति के अंदर क्या होता क्या नहीं होता, ये आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम 6 से प्रोग्राम सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा प्रोग्राम? यही कि लड़की बुटीक बनेगी या लड़का हैंडपंप गाना सीखेगा। जब जिस उम्र में लोगों को पढ़ना चाहिए अलजेब्रा ये सब अच्छा से कि आगे चल के हम देश को आगे बढ़ाएंगे, तब उस समय आप हैंडपंप चला दीजिएगा। पढ़ना होगा तो पढ़े, नहीं तो पढ़े। ये सिस्टम तो भाई जापान में भी नहीं है। इसलिए हर कोई शिक्षा नीति से सहमत नहीं है। आप तो इसका मतलब आपको पता है कुछ खास लोग ही सहमत हैं। रोज अगर अखबार के पन्नों में आप पढ़ते होगा तो एक तरफ विरोध छप रहा है, एक तरफ पक्ष छप रहा है। आज का हिंदुस्तान विपक्ष में है तो उसका एक पटना विश्वविद्यालय का एक जो कर्मचारी संगठन शिक्षक संगठन वो विरोध में है। एक ही पेज में दोनों का लिखा हुआ था। आप एक लाइन में ये नहीं कर सकते हैं एक सेकंड। और ऐसा ऐसा कोई ऐसा छात्र संगठन नहीं है, ठीक है ना। ऐसा का अपना स्टैंड है। ऐसा शिक्षा नीति का विरोध करता है, रिजेक्ट नीति के साथ हम चल रहे हैं और हम इस सरकार लागू नहीं किया है। इस पर भी चर्चा होगा। देखिएगा कि सरकार आने वाले दिन में ये नेप पर चर्चा करेगा, इसमें संशोधन होगा तभी नई शिक्षा नीति देश के अंदर लागू होगा। बस आप नए संशोधन की बात करते हैं नई शिक्षा नीति पर, तो आपका क्या सुझाव होगा? नई शिक्षा नीति सरकार को नई शिक्षा नीति में क्या नई क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है जब देश भारत, मोदी जी कहते हैं ना एक राष्ट्र एक देश, मानते हैं आप भी जी ना कि मोदी जी का जी कहते हैं, तो एक राष्ट्र एक शिक्षा, समान शिक्षा प्रणाली लागू कर दीजिए। अमीर का भी मतलब पीयूष गोयल जी का बेटा जिस कॉलेज में पढ़ेगा वहां पे आकाश कश्यप का भी बच्चा पढ़ेगा। जहाँ मतलब कि लालू जी का बेटा पढ़ेगा, पोता पढ़ेगा, वहीं पढ़ेंगे हमारे थेलाचंद का भी बेटा। तो एक शिक्षा समान प्रणाली लागू कीजिए, तमाम देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू कीजिए, तब सब जगह होगा। आप देख लीजिए। तो हम कहेंगे कि नया संशोधन ही क्या, ये अगर शिक्षा के प्रति इतनी ही भारत की सरकार मतलब एथी है तो नई शिक्षा नीति नहीं की जगह एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करे कि तमाम जगह एक तरह की शिक्षा हो। एक तरह की शिक्षा से न जाति का हमला होगा, न आरक्षण पे हमला होगा, न धर्म पर खतरा बढ़ाएगा, क्योंकि सब तो एक ही पढ़ेंगे। तो क्या आरक्षण क्या थी, तो इस सरकार इस पे बहस तो नहीं करेगी क्योंकि तो भाई मोट का भी सवाल है, चाहे सत्ता रहे चाहे विपक्ष रहे। जी आप हमारे साथ बात छात्रों की मुद्दों के साथ अभी हम लोग लाइव वीडियो चैट के माध्यम से बात कर रहे थे। ये हम लोग का पहली बार हम लोग ने ये मुहिम को स्टार्ट किया है। हमारे साथ आयशा के आयशा के आकाश कश्यप जी थे, आप उन्हें सुन रहे थे और तमाम हम लोग दर्शकों का भी बात को रख रहे थे। और हम लोग
आगे भी हम लोग इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। अगला बार हम लोग कौन टॉपिक के साथ लाइव आए, इस पे भी आप लोग जरूर अपनी राय दें। हमारे साथ लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी टीम की तरफ से। आकाश जी का आपने आया, बहुत बहुत हम धन्यवाद। उम्मीद करते ये हैं, इस उम्मीद समय करते हैं में आप। आप कह देखिए कि भारत का नौजवान हम आपके चैनल को बहुत ही इसलिए थैंकफुल और धन्यवाद देते हैं कि आपका जो चैनल है झकास भारत के नाम से एक बेहतरीन नाम भी है, कुछ अलग करने का प्रयास भी है। आप जो प्रयास अलग करने का है, क्योंकि हम इस पेज को, आपके यूट्यूब चैनल को देखते रहते हैं, हमेशा आप छात्रों के सवाल को उठाते रहते हैं। तो हमारा प्रयास यह है कि आप इस चैनल के माध्यम से छात्रों हित के सवाल, चाहे हर चीज पे, टॉपिक पे जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को आप बनाए रखें। और हमारा जहां तक आपका इच्छा साथ होगा कि आपके जो सवाल है वो आपके चैनल से उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज के जनरेशन में इसको कहा जाता है भारत को आगे बढ़ाने वाला शिक्षा नीति, जो छात्र घर में बैठ के सीख रहे हैं और कर रहे हैं। तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि नई 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 जंग में, कोरोना काल जैसे आपदा में आपने लड़ने और लड़ने के साथ साथ एक नई सीख दे जो छात्रों को दे रहे हैं। तो आपकी टीम, खासकर आपको आदित्य, पटना कॉलेज के छात्र होते हुए भी आप एक नई मतलब नई और एक दिशा दे रहे हैं समाज को, इस और बिहार को एक नया इस चैनल, इस पेज के माध्यम से आप सच्चाई को अवगत करा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आने वाले जो दिन होंगे मीडिया जगत में, जर्नलिस्ट के जगत में झकास भारत का नाम ऊपर से नीचे तक गूंजे।